हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेदिया क्लासरूम। तो आज हम द्रव्य गुण में सारा सिलेबस जो टर्म वन का है वो एक बार क्विकली रिवाइज करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द्रव्य गुण का इंट्रोडक्शन टिल कर्म जो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो एक क्विक रैपिड रिवीजन रहने वाली है टॉपिक वाइज। इसमें हम हर टॉपिक में डिटेल में नहीं जाएंगे, एक क्विक ओवरव्यू लेंगे और जो सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हर टॉपिक के, वो हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पावरफुल एंड द मोस्ट अवेटेड सेशन। सबसे पहले आता है द्रव्य गुण। द्रव्य गुण में हमें क्या देखना है कि द्रव्य गुण की परिभाषा क्या होती है। द्रव्य नाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चपि वर्णयन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणम हितः। तो द्रव्य गुण वो शास्त्र होता है जिसमें द्रव्यों के नाम के बारे में, रूप, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनके गुण, उनके क्या क्या क्वालिटीज़ है, उनके कर्म एक्शंस और उनके प्रयोग, उनके क्या क्या हेल्पफुल उनके फॉर्मुलेशंस है, वो सारी मेंशन होती है। उस शास्त्र को हम द्रव्य गुण बोलते हैं। उसके बाद आता है द्रव्य गुण का महत्व। तो द्रव्य गुण के महत्व में सबसे पहले हमने युक्ति देखी थी कि युक्ति क्या होती है। हमने देखा था कि युक्ति मात्रा और काल में आश्रित होती है और एक भेषज तभी उत्तम माना जाता है जब उसको युक्ति का ज्ञान हो। फिर हमने देखा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निरश्नीर यथा तद औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। कि जो अविज्ञात औषधि होती है, जिस औषधि के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, वो किसके समान होती है? विष, पॉइजन के समान। शस्त्र, सर्जिकल जितने भी हमारे वेपन्स वगैरह होते हैं या हमारे सर्जिकल टूल्स वगैरह होते हैं, उनके समान। अग्नि, फायर के समान। या अश्नीर, अश्नीर होती है हमारी थंडर स्टॉर्म वगैरह, थंडर बोल्ट वगैरह, ये सारी चीज़। तो अविज्ञात औषधि, जिस औषधि के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, वो विष और शस्त्र, अग्नि और अश्नीर इनके समान होती है। और जो विज्ञात औषधि होती है, जो जिसके बारे में हमें ज्ञान होता है, वो अमृत के समान होती है। उसके बाद आता है युगात अभी विषम तीक्ष्णम उत्तम भेषजम भवेत भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि कोई भी विष है उसका अगर हम सदुपयोग करेंगे, युक्ति पूर्वक उसको हम यूज़ करेंगे उसके शोधन वगैरह के बाद, तो वो भी एक उत्तम भेषजम, एक बहुत अच्छी मेडिसिन की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बहुत कोई एक अच्छी मेडिसिन है, उसको अगर हम दुरुपयोग करें और बिना युक्ति को उसको यूज़ करें, बिना कोई उसकी डोजेज, उसके अमाउंट को कंसिडर करते हुए, तो वो भी विष के समान हो सकती है। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के ही औषधि लेनी चाहिए। ये नहीं कि ये औषधि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तो आप कितने भी अमाउंट में, कितने भी टाइम उसको ले लो। फिर आता है निघंटु विना वैद्यो विद्वान व्याकरणम विना अभ्यासेन च धानुष्केह त्रयो हास्य भाजनम। तो ये बोल रहे हैं कि 3 हंसी के पात्र होते हैं, वो विद्वान जिसने व्याकरण नहीं पढ़ी, वो धनुष के जिसने धनुष चलाने का अभ्यास नहीं किया, और वो वैद्य जिसने निघंटु नहीं पढ़े। अगर ये तीनों एग्जाम्पल्स होते हैं जिन पे लोग हंसते हैं, तो इसलिए वैद्य को निघंटु पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। निघंटु क्या होते हैं? वो हमारे बुक्स होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे प्लान्स की फॉर्मुलेशंस, बहुत सारे प्लान्स अच्छे से डिटेल में गिवन है। तो उसके बाद एक लास्ट इम्पॉर्टेंस के ऊपर श्लोक है, यतश्च आयुष्य अनायुष्यानि च द्रव्य गुण कर्माणि वेदयत्यो अपि आयुर्वेद। तो आचार्य चरक ने ये चरक सूत्र 30वें अध्याय में मेंशन किया है कि आयुर्वेद हम उसी को बोलते हैं जिस वेद में आयुष्य और अनायुष्य प्लांट्स के बारे में बताया गया है। तो इन सारे श्लोक से हमें द्रव्य गुण की यही इंपॉर्टेंस पता चलती है कि द्रव्य गुण का ज्ञान एक वैद्य को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो वह हंसी का पात्र हो जाएगा। उसका ज्ञान होता है तो हम औषधि को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंस था कि विज्ञात औषधि विष, शस्त्र और अग्नि और हमारा अश्नि की तरह होता है, लेकिन हमारा जो विज्ञात औषधि होती है वो अमृत के समान होती है। और एक लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आचार्य चरक ने द्रव्य गुण की इम्पॉर्टेंस बताते हुए उसको आयुर्वेद की डेफिनेशन में ही इंक्लूड कर दिया कि आयुर्वेद वो वेद होता है जिसमें आयुष्य और अनायुष्य द्रव्यों के बारे में बताया गया है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि द्रव्य गुण एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद प्रयोजन है कि हमें द्रव्य गुण क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस हो गई अब कि द्रव्य गुण, जैसे आयुर्वेद के 2 प्रयोजन होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के
स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्ति को डिजीज फ्री बनाना, वैसे ही द्रव्य गुण के भी यही दो काम है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर व्यक्ति के डिजीज को हटाना। उसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्रव्य में। तो द्रव्य में हमें क्या पढ़ना है, निरुक्ति। निरुक्ति होती है ध्रुवगतो। इसमें हमने गति शब्द से दो मतलब देखे थे, गमन और प्राप्ति। मतलब कि हमने कोई औषधि का सेवन किया तो औषधि के सेवन से हमारे शरीर से रोग का गमन हो गया, रोग चला गया हमारी बॉडी से, और उसके बाद हमें एक हेल्दी स्टेट अटेन हो गई, तो मतलब एक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो गई और रोग का गमन हो गया शरीर से बाहर। तो इन दो शब्द से हम गति का मतलब समझते हैं। फिर आता है द्रव्य का लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या होता है, जो हम लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं, यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवाय तद द्रव्यम। तो द्रव्य वो होता है जिसके अंदर कर्म और गुण आश्रित होते हैं और जो समवाय कारण से, जिसमें समवाय कारण से कर्म और गुण आश्रित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये द्रव्य है तो इसके कुछ पर्टिकुलर एक्शंस होंगे, इसके कुछ पर्टिकुलर गुण होंगे जो मैं इससे अलग नहीं कर सकती, तो वो होता है हमारा द्रव्य, जिसके अंदर क्या क्या आश्रित होते हैं, कर्म और गुण। ये तो चरक, आचार्य चरक ने बताया था। आचार्य सुश्रुत ने बस कर्म की जगह क्रिया चेंज कर दी थी। और उसके बाद हमने देखा था कि रस व शिष्कार ने बताया था कि द्रव्यम आश्रय लक्षणम पंचनाम, कि द्रव्य वो होता है जिसके अंदर 5 लक्षण हमें दिखाई देते हैं। क्या? हमारा रस गुण वीर्य विपाक कर्म। जिस भी चीज़, जिस भी पदार्थ के अंदर रस गुण वीर्य विपाक और कर्म ये सब आश्रित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। उसके बाद आता है द्रव्य का पंचभौतिकत्व। तो सभी द्रव्य इस संसार के पंचभौतिक होते हैं, इसलिए हमने ये बोला सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। उसके बाद हमने देखा था अन्योन्य अनुप्रवेश और पंचीकरण। इसमें हमने देखा था कि जो हमारे पंच महाभूत होते हैं उनके पहले अणु फॉर्म होते हैं, उसके बाद वो पंच महाभूत की फॉर्मेशन होती है। लेकिन पंच महाभूत डायरेक्टली कोई भी ड्रग या कोई भी द्रव्य नहीं फॉर्म करता, पहले वो अन्योन्य अनुप्रवेश की क्रिया से गो थ्रू करते हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर जो द्रव्य फॉर्म करने की एबिलिटी है वो आती है। और एक द्रव्य के अंदर होते सभी महाभूत है, लेकिन एक महाभूत उसमें डोमिनेंट होता है, उसके हिसाब से हम द्रव्य को पार्थिव, आप्य, आग्नेय ये सब टर्म्स देते हैं। उसके बाद आता है एक टॉपिक औषधत्व। औषधत्व में हमने देखा कि हम किसी भी द्रव्य को औषधि नहीं बोल सकते। हम किसी भी द्रव्य को औषधि तभी बोलेंगे जब या तो वो द्रव्य हमने किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से लिया है, कि या तो वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करेगा या फिर वो हमारे दोषों को हरेगा। अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए किसी द्रव्य को कंज्यूम किया है और उसकी मात्रा, काल, डोजेज, कि कितने हमें उसकी डोज लेनी है, कब उसकी डोज लेनी है, ये सभी का युक्तिपूर्वक ज्ञान लगाने के बाद अगर हमने किसी द्रव्य का सेवन किया है तो ही हम उसको औषध बोलते हैं, अदरवाइज उसको हम औषध नहीं बोलते। सो ये था द्रव्य में उसकी निरुक्ति, उसके लक्षण और उसकी परिभाषा, और उसका हमने क्या देखा, औषधत्व और पंचभौतिकत्व। फिर आता है द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य की हमने 10 क्लासिफिकेशंस देखी थी। सबसे पहले आता है कारण कार्य भेद से 2 द्रव्य होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य, कारण मतलब रीजन, वो द्रव्य जिनसे कार्य मतलब इफेक्ट जो हमारे द्रव्य आते हैं, एंड रिजल्ट जो हमारे द्रव्य आते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। तो कारण द्रव्य हमारे 9 होते हैं, पंचमहाभूत, आत्मा, मन, दिक् और काल। कार्य द्रव्य हमारे इनफाइनाइट होते हैं, जितने भी इन 9 कारण द्रव्यों से बन जाते हैं। उसके बाद चेतना भेद से हमारे 2 टाइप के द्रव्य होते हैं, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य जिनमें चेतन धातु प्लस उसकी एक्सप्रेसिव एबिलिटी, चेतन धातु प्लस अभिव्यक्ति दोनों हो, फॉर एग्जाम्पल जीव, जंतु, वृक्ष। अचेतन द्रव्य जिसमें ना तो चेतना धातु हो और ना ही अभिव्यक्ति, दैट इज उसको एक्सप्रेस करने की एबिलिटी ना हो। उसके बाद आता है चेतना धातु, चेतना द्रव्य हमारे 2 में डिवाइडेड होते हैं, अंतश्चेतन और बहिरंतश्चेतन। देन वी हैव निष्पत्ति, भौतिक संगठन, दैट इज फिजिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे हमारे 5 होते हैं, पार्थिव, आप्य, तेजस, वायव्य और आकाशीय। उसके बाद आता है हमारा योनि भेद से। तो योनि भेद से मेजर 3 क्लासिफिकेशन होती है, जांगम, औद्भिद, औद्भिद मतलब वानस्पतिक जितने भी हमारे प्लांट ओरिजिन द्रव्य होते हैं, और भौम, दैट इज जो हमारे मिनरल और इनऑर्गेनिक होते हैं।
तो जांगम में हमारी अगेन 4 डिवीजन आ जाती है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज मतलब वो द्रव्य या मतलब वो चीज़ें जो हमारी प्लेसेंटा से डिराइव हो रही है, अंडज मतलब एग से, स्वेदज स्वेट बॉर्न एनिमल्स जितने भी है, उद्भिज मतलब जो डायरेक्टली पृथ्वी को फोड़ के बाहर निकलते हैं। तो जरायुज का एग्जाम्पल हो गया मनुष्य, अंडज का एग्जाम्पल हो गया पक्षी, स्वेदज का एग्जाम्पल हो गया कृमि, उद्भिज का एग्जाम्पल हो गया मंडूक। फिर हमारे औद्भिद द्रव्य जो हमने वानस्पतिक द्रव्य देखे थे प्लांट ओरिजिन के, उनके भी 4 मेजर डिविजन्स होती है। वनस्पति जिसमें फूल नहीं दिखते हैं, दृश्य पुष्प नहीं होते, वट उदुम्बर इसका एग्जाम्पल है। विरुद्ध जो लताएं हमारी होती है वो, प्रसारिणी कुश हो गया। वानस्पत्य हमारा जिसमें पुष्प और फल, पुष्प मतलब फ्लावर और फल मतलब फ्रूट, दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको हम वानस्पत्य बोलते हैं, जैसे आम्र और जामुन हो गया। फिर औषधि, औषधि वो हमारे प्लांट्स होते हैं जो पकने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे गेहूं और यव हो गई। तो ये हमारे थे औद्भिद जो वानस्पतिक हमारे द्रव्य होते हैं उनकी डिविजन। फिर भौम द्रव्य, उसमें 2 आते हैं, नेचुरल प्राकृतिक हमारे और अननेचुरल दैट इज हमारे कृत्रिम। तो ये था हमारा ओरिजिन के बेसिस पे कैसे कैसे द्रव्यों की क्लासिफिकेशन होती है। उसके बाद आता है हमारा 5th प्रयोग भेद से कि हम द्रव्यों को क्या यूज़ कर रहे हैं, औषध द्रव्य या फिर आहार द्रव्य। देन वी हैव अंग भेद से कि क्या उसकी वो है द्रव्यभूत मतलब फिजिकली प्रेजेंट मूर्त द्रव्य या अद्रव्यभूत अमूर्त द्रव्य। फिर रस भेद से तो वही हमारे 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनके बेसिस पे हमारे 6 द्रव्य होते हैं, मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद। देन वी हैव कटु स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद। उसके बाद वीर्य भेद से होता है शीत और उष्ण वीर्य। दोष कर्म कि दोष पे क्या इफेक्ट डालेगा, शमन दोषों को शांत करेगा, कोपन दोषों को बढ़ाएगा या स्वस्थ हेल्थ को मेंटेन करेगा, उसके बेसिस पे द्रव्य होते हैं हमारे। और लास्ट एक क्लासिफिकेशन होती है संस्थानिक कर्म के भेद पे कि वो बॉडी में जाके संशोधन करेगा, दैट इज दोषों को उत्क्लेश करके फिर बाहर निकालेगा, शुद्धि करेगा बॉडी की, या फिर संशमन दैट इज कुपित हुए हुए दोषों को शांत करेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर द्रव्य। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ये एक रैपिड रिविजन सेशन है, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन इन डिटेल नहीं हो रही है। इन डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल इन अ डिफरेंट प्लेलिस्ट। द्रव्य गुण, अगत तंत्र, रसशास्त्र, उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी इंडिविजुअल टॉपिक इन डिटेल या फिर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है, सो प्लीज़ काइंडली रेफर टू दोज वीडियोज़। ये एक क्विक रैपिड रिविजन है टॉपिक वाइज कि हमने पूरे द्रव्य गुण के टर्म 1 में क्या क्या पढ़ा। सो नाउ लेट्स मूव टू गुण। अभी तक हमने द्रव्य गुण का मेजर इंट्रो रिवाइज कर लिया कि द्रव्य गुण का क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर द्रव्य में हमने उसकी निरुक्ति देखी, उसकी परिभाषा देखी और उसके हमने मेन जो था हमारा कंसेप्ट वर्गीकरण वो कवर कर लिया। नाउ वील मूव टू गुण। गुण की निरुक्ति है गुण्यते आमंत्र्यते लोक अनेन इति गुणः। तो गुण वो चीज़ें होती है जिसके द्वारा हम लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने पास, मतलब वो क्वालिटीज़ जिसके थ्रू लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारे पास। तो द्रव्य के अंदर जो क्वालिटीज़ है जिसके थ्रू वो लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करता है, उनको हम क्या बोलेंगे, गुण बोलेंगे। इसका लक्षण क्या है, समवायितो निश्चेष्टः कारणं गुणः। तो इसमें चेष्टा नहीं होती और ये समवाय कारण होता है। जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, कर्म रहित हो और कार्य के प्रति असमवाय कारण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। उसके बाद वर्गीकरण, सेम हमें जैसे हमने द्रव्य की क्लासिफिकेशन पढ़ी वैसे ही हमें गुण की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो गुण हमारे टोटल 41 होते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक मतलब जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है और आध्यात्मिक मतलब जो इंटरनली प्रेजेंट है। अधिभौतिक को हमने 2 में डिवाइड किया, सामान्य और विशिष्ट। ये किस बेसिस पे डिवाइड किया, सामान्य मतलब जिसकी जो हमारे पंच महाभूत है उनसे सिमिलैरिटी है तो सामान्य, उनसे सिमिलैरिटी नहीं है तो विशिष्ट। तो विशिष्ट में हमारे 5 आ जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सामान्य में अगेन हमारी 2 डिविजन है, गुरवादी गुण हमारे 20 और परादी गुण हमारे 10। गुरवादी गुण है हमारे गुरु, लघु, हिम, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, खर, मृदु, कठिन, पिच्छल, विशद, लक्षण, खर और स्थूल, सूक्ष्म और सांद्र द्रव। उसके यहाँ पे स्थिर में यहाँ पे खर नहीं होगा, ये चल होगा, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा
परादि गुण हमारे 10 होते हैं, परत्व, अपरत्व, संख्या, युक्ति, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। ये आपको 20 गुरवादी गुण कौन से हैं, 10 परादि गुण कौन से हैं। आई होप आपको पदार्थ के याद होंगे अभी भी। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ लर्न इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। उसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा चीज़ें देखी थी, बस हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे गुरवादी गुण होते हैं उनको हम शारीरिक गुण बोलते हैं, क्योंकि गुरवादी गुण की हमारे शरीर के जो वो है शरीर के जो कॉम्पोजिशन होता है उसके साथ सिमिलैरिटी होती है, और गुरवादी गुण का डायरेक्ट इफेक्ट हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। तो अब आते हैं गुरवादी गुण पे। तो गुरवादी गुण में हमने ये टेबल देखी थी, इसमें क्या देखा था, हम फटाफट इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गुरु गुण। गुरु गुण क्या करता था, कफ को बढ़ाता है, वात को कम करेगा, सभी धातु को बढ़ाएगा, स्त्रोतस में कोटिंग का काम करेगा, मेन काम इसका होता है ब्रूहन। उसके बाद हमने लघु में देखा था, मेन काम लंघन होता है, वात को बढ़ाएगा, कफ को कम करेगा, सभी धातु को कम करेगा। फिर शीत और उष्ण। शीत का काम होता है स्तंभन, रोकना, और उष्ण का काम होता है स्वेदन। शीत है, ठंडा है तो वात और श्लेष्म को बढ़ाएगा, और उष्ण है तो वात श्लेष्म को कम करेगा और पित्त को बढ़ाएगा। उसके बाद हमने देखा था स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध क्या करता है, स्नेहन का काम करेगा बॉडी में। रुक्ष क्या करेगा, रुक्षण, रोशन, बॉडी में रुक्षता लेके आएगा। तो स्निग्ध है, कफ को बढ़ाएगा, रुक्ष है, वात को बढ़ाएगा। फिर मंद और तीक्ष्ण आते हैं। मंद है, शमन का काम करेगा, बॉडी में जितना भी पैसिफाइंग का काम होता है वो। तीक्ष्ण क्या करेगा, शोधन का काम, और बॉडी में से दोष को उत्क्लेशित करके बाहर निकालेगा। उसके बाद आता है हमारा श्लक्षण, फिर खर। श्लक्षण क्या करेगा, रोपण का काम करेगा, और इसमें हमारा खर में क्या होता है, लेखन का काम होता है। फिर हमने स्थूल और सूक्ष्म देखे थे। स्थूल क्या करेगा, संवरण, दैट इज ढकने का काम करता है, और सूक्ष्म विवरण मतलब खोलने का काम करेगा। फिर सांद्र और द्रव। सांद्र में हमने प्रसादन का कर्म देखा, और द्रव में विलोडन मतलब प्रॉपर ब्लेंडिंग बॉडी में हो पा रही है जितने भी लिक्विड्स उनकी, वो देखेगा। तो ये हमारे हैं 20 गुण। अच्छा ये भी बच गए। स्थिर और सर। स्थिर क्या करता है, धारण, शरीर में जितना भी बॉडी को धारण करने वाले काम है, बॉडी को थोड़ा स्टेबल, थोड़ा स्थिर रखने के काम में वो करता है। सर क्या करेगा, हमारा प्रेरण का काम करेगा। फिर मृदु और कठिन। मृदु करता है हमारा श्लथन, दैट इज थोड़ा बॉडी को लूज, ढीला करने का काम, और कठिन का काम है दृढ़ीकरण, बॉडी को थोड़ा दृढ़ बनाना, स्ट्रॉन्ग और थोड़ा स्टर्डी बनाना। फिर पिच्छल और विशद। पिच्छल करेगा लेपन, कोटिंग करेगा, स्त्रोतस की कोटिंग हो गई, स्त्रोतस की कोटिंग के बाद उनको अवरुद्ध कर दिया। विशद, विशद मतलब क्लियर, तो वो शालन, क्लियर करेगा, स्त्रोतस को क्लीन कर दिया, या धातुस को क्लीन कर दिया। धातुस को तो खैर कैसे ही क्लीन करेगा, मेन स्त्रोतस वगैरह जितने भी हमारे उनको क्लियर कर दिया, उनकी कोटिंग वगैरह हटा दी है। तो ये हमारे थे 20 गुरवादी गुण। इनके मेन कर्म हमने फटाफट से डिस्कस कर दिए, जो उनका मेन इफेक्ट हमारी बॉडी में आता है वो। हर एक गुण में इंडिविजुअल हमने इन डिटेल, दोष पे क्या इफेक्ट है, धातु, मल, महाभूत उनमें क्या डोमिनेंट है, रस उनमें क्या है, मुख्य कर्म, अन्य कर्म और उदाहरण, ये सब हमने इन डिटेल पहले ही कवर कर लिए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे परादि गुण। तो परादि गुण में पहले आता है पर और अपर। पर मतलब होता है जो सुपीरियर चीज़ होती है, और अपर मतलब जो इन्फीरियर चीज़ होती है। तो पर में हमारे जितने भी सुपीरियर, तो देश, काल, वय मतलब एज, मान, पाक, वीर्य, रस, आदिशु, इनमें जो भी सुपीरियर चीज़ है वो पर में आएगी, जो भी इन्फीरियर चीज़ें हैं वो अपर में आएगी। उसके बाद आता है हमारा युक्ति। युक्ति एज वी ऑल नो लॉजिकल थिंकिंग, जो भी योजना हम बनाते हैं ट्रीटमेंट के लिए उसको हम युक्ति बोलते हैं। फिर आता है संख्या। संख्या मतलब गणना करना, काउंटिंग जो हमारी होती है कि 8 टाइप के ज्वर है या क्या है, वो सारी जितनी भी काउंटिंग है उसको हम संख्या बोलते हैं। संयोग। संयोग मतलब कॉम्बिनेशन, तो योग सह संयोग उच्यते द्रव्य नाम। तो संयोग क्या है, योग, संयुक्त व्यवहार हेतु गुणः संयोग। उसके बाद इसमें आता है 2 प्रकार का संयोग होता है, नित्य और अनित्य। नित्य मतलब द्रव्य का उसके गुण और कर्म के साथ समवाय संबंध। नित्य मतलब इनसेपरेबल, जो हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था द्रव्य के अंदर कर्म और उसके गुण जो होते हैं वो समवाय संबंध से आश्रित होते हैं, मतलब द्रव्य में से हम उसके कर्म और गुण को अलग नहीं कर सकते। तो और अनित्य संयोग क्या है, जब हम उसको अलग कर सकते हैं। फिर एक इसकी क्लासिफिकेशन आती है एक कर्मज, द्वंद्वज और सर्व कर्मज। एक कर्मज मतलब कि 2 का कॉम्बिनेशन है लेकिन सिर्फ एक ही एक्शन कर रहा है। द्वंद्वज
मतलब दो का कॉम्बिनेशन है और दोनों इक्वली एक्शन ले रहे हैं, और सर्व कर्मज मतलब दो से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन है और सभी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद कार्य दृष्टि से भौतिक संगठन मतलब फिजिकल उनका मिक्सचर हुआ है वो, या फिर रासायनिक केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल लेवल पे उनका मिक्सचर किया है वो। तो संयोग की क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले देखा नित्य और अनित्य, फिर हमने देखा कि एक कर्मज, द्वंद्वज और सर्वकर्मज, फिर हमने देखा रासायनिक और भौतिक। उसके बाद आता है संयोग का ऑपोजिट विभाग। विभाग मतलब संयोग का नाश करना, मतलब अलग अलग करना। इसमें भी अलग हमारे 3 टाइप होते हैं, विभक्ति, वियोग और भाग शोग्रह। विभक्ति मतलब एक ही द्रव्य को अलग अलग टुकड़ों में बांटना, मतलब फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, इसके मैंने अलग अलग टुकड़े कर दिए तो वो हो गया हमारा विभक्ति। वियोग होता है जब दो द्रव्य अलग अलग हो जाए। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट के बाद, मतलब कोई भी व्याधि होने, लेट मी टेल यू, कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में तब होता है जब दोष और दूसरे के बीच में समूर्छना हो जाती है, दोष और दूसरे के बीच में संबंध बनता है। तो जब हमारा दोष और दूसरे अलग हो जाएंगे तब हमारी रोग जो है वो भी हट जाएगी। तो दोष और दूसरे का बिल्कुल अलग अलग हो जाना, पृथक हो जाना, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वियोग का। उसके बाद है भाग शोग्रह, कि किसी भी चूर्ण को, किसी भी औषधि को हम अलग अलग उसमें डिवाइड कर रहे हैं डोजेज में, उसको हम बोलते हैं भाग शोग्रह, अलग अलग भाग में विभक्त कर दिया। तो हमने ये 3 इसकी मेजर डिवीजन देखी, विभक्ति, वियोग और भाग शोग्रह। फिर आता है पृथक्त्व। पृथक्त्व का मतलब होता है अलग, यूनिक। तो इसमें हमारे 3 प्रकार होते हैं अगेन, असंयोग, विलक्षण्य और अनेकता। असंयोग मतलब कि दो द्रव्य बिल्कुल ही एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल ही अलग चीज़ें है। एक एनिमल है, एक ह्यूमन है, या एक प्लांट है, एक एनिमल है, तो कोई भी दोनों के बीच में ऐसा सिमिलैरिटीज़ नहीं है, दोनों बिल्कुल ही एक अलग अलग यूनिक इंडिविजुअल है, तो वो हो गया असंयोग, कि जिनका संयोग संभव नहीं हो सकता। फिर आता है वैलक्षण्य। वैलक्षण्य मतलब विशिष्ट लक्षण वाले, मतलब कि एक द्रव्य है जिसके कुछ लक्षण है और दूसरे द्रव्य के बिल्कुल ऑपोजिट लक्षण है, तो उसको हम बोलेंगे वैलक्षण्य। फिर आता है अनेकता। अनेकता है कि एक ही जाति के अलग अलग हमारे, मतलब एक ही जाति के अलग अलग व्यक्ति। तो फॉर एग्जाम्पल एक ही है, जैसे डॉग है तो डॉग के अलग अलग स्पीशीज आती हैं, तो वो होगी अनेकता। तो पृथकत्व में हमने 3 चीज़ें देखी, असंयोग, विलक्षण्य और अनेकता। उसके बाद आता है हमारा परिमाण। परिमाण इसमें है कि मेजरमेंट, मान क्या होता है वो। तो ये हमारा 2 टाइप का होता है, दैर्घ्यमान और गुरुतत्वमान। दैर्घ्यमान मतलब जितने भी हमारे डायमेंशंस है, और गुरुतत्वमान मतलब हमारा वेट। सो इसमें इतना ही इनफ है। फिर आता है संस्कार। संस्कार का मतलब होता है कोई भी हम चेंज जो हम अपने द्रव्य में लेके आ रहे हैं वो। तो संस्कार में हम क्या 3 कार्य कर सकते हैं, या तो दोषों का निवारण करने के लिए, कि किसी द्रव्य में कोई पर्टिकुलर एक चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए तो उसको हम हटा रहे हैं, या उसके स्वाभाविक गुण की वृद्धि कर रहे हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको और इन्हांस कर रहे हैं, या फिर गुण अंतर आदान, किसी और के गुण उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पर आदिगुण अभ्यास। अभ्यास वही होती है प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल हमने किसी एक व्यक्ति को एक पदार्थ काफ़ी दिन तक सेवन कराया, उसके बाद उसकी बॉडी उसको साथ में हो जाती है, तो ये होता है अभ्यास। तो ये गुण का टॉपिक कंप्लीट होता है। गुण में हमने सबसे पहले निरुक्ति देखी, फिर लक्षण देखा, उसके बाद वर्गीकरण में हमने इन डिटेल गुणवादी और परादि गुण का एक बार ओवरव्यू देख लिया। उसके बाद आते हैं हम वीर्य पे। तो वीर्य में सबसे पहले है व्युत्पत्ति। वीर विक्रांते धातु से वीर्य की व्युत्पत्ति हुई है। निरुक्ति है वीर्यते विक्रांतः कर्म समर्थो भवति अनेन इति वीर्य। जिसके द्वारा द्रव्य कर्म करने में समर्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य। तो वीर्य वो एक शक्ति होती है जिसके द्वारा हमारा जो द्रव्य है वो काम करने में, कर्म करने में सामर्थ्य, दैट इज कैपेबल हो पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वीर्य। फिर इसकी परिभाषा, वीर्यंतु क्रियते येन या क्रिया न वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता क्रिया। मतलब द्रव्य की जितनी भी क्रिया होती है, द्रव्य के जितने भी एक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीर्य की वजह से पॉसिबल होते हैं। वीर्य के बिना द्रव्य में कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलते। तो उसके बाद स्वरूप में इसके 3 वाद आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, गुण वीर्यवाद, द्रव्य वीर्यवाद और कर्म वीर्यवाद। गुण वीर्यवाद में हमें 3 आचार्यों की बेसिकली चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आचार्य चरक। तो आचार्य चरक के अनुसार वीर्य जो है एक शक्ति होती है जिसके द्वारा
कोई भी कार्य जो है वो निष्पन्न होता है। तो जो क्रिया जिसके द्वारा निष्पन्न होती है उसे वीर्य कहते हैं। वीर्य का स्वरूप शक्ति होता है। और जो हमारे आचार्य सुश्रुत और वाग्भट थे, उन्होंने बताया था कि गुरवादी गुण में से 8 ऐसे गुण उन्होंने सेलेक्ट किए थे जो एक विशिष्ट, एक यूनिक कार्य परफॉर्म करते हैं, उनको उन्होंने वीर्य बोला था। तो सबसे पहले गुण वीर्यवाद में हमने 2 कंसेप्ट देखे। शक्ति मात्र वीर्यवाद जो दिया है आचार्य चरक ने, उन्होंने बोला था कि द्रव्य के अंदर जो शक्ति होती है उसको हम वीर्य बोलते हैं। और फिर एक आता है पारिभाषिक वीर्यवाद जो दिया था आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने। उन्होंने बोला था कि गुरवादी गुण में से 8 ऐसे अलग गुण होते हैं जिनकी एक विशिष्ट कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। 8 गुण उन्होंने कौन से लिए थे? गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष और मंद तीक्ष्ण। उसके बाद आता है हमारा सेकंड कर्म वीर्यवाद। तो कर्म वीर्यवाद दिया था नाग अर्जुन ने। उन्होंने बोला था कि एक द्रव्य जितने भी कर्म करता है उन सभी को हम वीर्य बोलते हैं। तो जो भी एक्शंस एक द्रव्य परफॉर्म करेगा उन सभी एक्शंस को हम क्या बोलेंगे, वीर्य बोलेंगे। उसके बाद इसमें हमने देखा था कि आचार्य निमि ने 15 वीर्य दी थी, इसलिए उनके अकॉर्डिंग 15 कर्म दिए थे आचार्य निमि ने, तो उनके अकॉर्डिंग वीर्य निमि हो गए, वीर्य 15 हो गए। लेकिन आचार्य नागार्जुन ने अनडिफाइंड, अनलिमिटेड, असंख्य कर्म दिए थे, इसीलिए उनके अकॉर्डिंग वीर्य भी अनलिमिटेड हो गई। फिर एक लास्ट आता है हमारा द्रव्य वीर्यवाद जो दिया था शिवदास सेन ने। उन्होंने बोला था कि जो द्रव्य के अंदर पंचमहाभूत होते हैं हमारे, तो उनका जो सार अंश होता है उसके हिसाब से जो कार्य होता है उसको हम वीर्य बोलते हैं। मतलब कि हर द्रव्य का जो एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है उसको हम वीर्य बोल रहे हैं। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया था आचार्य यादव जी ने। उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार गुण, रस, विपाक, प्रभाव आदि द्रव्य के अंदर आश्रित होते हैं, उसी प्रकार हमारी जो वीर्य है वो भी द्रव्य के अंदर आश्रित होती है। तो अभी हमने 3 वाद देखे, गुण वीर्यवाद जिसमें हमने आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट का देखा। फिर आता है कर्म वीर्यवाद। कर्म वीर्यवाद में हमने व्यूज देखे आचार्य नागार्जुन जी के। उसके बाद आता है हमारा द्रव्य वीर्यवाद। द्रव्य वीर्यवाद में शिवदास सेन एंड यादव जी। फिर आते हैं हम संख्या पे। तो चरक के अनुसार तो वीर्य जो है वो शक्ति होती थी, तो ये असंख्या हो गया। सुश्रुत के अनुसार अष्टवीर्य, क्योंकि उन्होंने 8 गुण को सिलेक्ट किया था। रुक्ष, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध एक सेकेंड, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण और हमारा मंद तीक्ष्ण। फिर आता है हमारा नागार्जुन, उन्होंने भी असंख्य दिया था। और निमि जिन्होंने 15 कर्म स्पेसिफाई किए थे, उन्होंने वीर्य भी 15 ही बोली थी। उनके कर्म क्या थे? अधोभागहर, ऊर्ध्वभागहर, उभयतोभागहर, संग्राहिक, संशमनम, दीपन, पाचन, जीवन्य, प्राणहग्न, मादन, शीतिकरण, शोधकर, शोधग्न, दारण और रोपण। ये 15 कर्म निमि ने दिए थे। और उन्होंने बोला था कि 15 कर्म होते हैं और कर्म ही वीर्य होती है। तो सिंस उन्होंने कर्म ही 15 दिए थे, इसलिए वीर्य भी 15 हो गई। फिर द्विविध वीर्य तो हमें पता ही है, उष्ण और शीत। उसके बाद आता है वीर्य उपलब्धि, कि हमें वीर्य का ज्ञान कैसे होगा। तो वीर्य का ज्ञान 2 चीज़ से होता है, एक है निपात और दूसरा होता है अधिवास। निपात का ज्ञान मतलब जैसे प्रत्यक्ष। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी द्रव्य टेस्ट किया तो उसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट हमारी टंग से होता है, हमारे सेंस ऑर्गन से होता है, और फिर हमें जो ज्ञान हो रहा है उसको हम बोलेंगे निपात। तो निपात है प्रत्यक्ष, दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद टंग। तो इसमें क्या हो रहा है, देह के संपर्क में आकर कार्य करता है। जैसे मुख में मिर्च डालते ही उसका उष्ण तीक्ष्ण वीर्य क्रियाशील हो जाता है। फिर सेकंड हमारा जो है वो आता है अधिवास। अधिवास है अनुमान, कि मतलब हमारा द्रव्य कुछ टाइम तक बॉडी में रह रहा है, बॉडी में रहकर वो कुछ इफेक्ट्स शो कर रहा है बॉडी में, उसके जो इफेक्ट्स होंगे उसके हिसाब से हम जो डिसाइड करेंगे वीर्य है उसको हम बोलेंगे अधिवास। तो हमने वीर्य उपलब्धि में 2 चीज़ें देखी, निपात और अधिवास। निपात मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें डायरेक्ट परसेप्शन से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जीवा पे हमने कोई भी द्रव्य रखा, उससे हमें ज्ञान हो रहा है वीर्य का, तो वो है निपात। अधिवास मतलब हमारी बॉडी में कुछ टाइम तक कोई द्रव्य रहकर जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है उससे हमें जो ज्ञान होता है वीर्य का, वो है अधिवास। उसके बाद इसमें हमने देखा था
कि गुण और वीर्य में क्या डिफरेंस होता है। तो गुण हमारा जो है वो द्रव्य के अंदर नित्य रहने वाली विशेषता होती है, लेकिन वीर्य जो है वो टाइम के साथ क्षीण हो जाती है। उसके बाद गुण जो है वो स्वयं कार्य नहीं करता, लेकिन वीर्य ही वास्तविक कार्य करती है। स्थिति द्रव्य की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, उसको हम गुण बोलते हैं, लेकिन द्रव्य की शक्ति दैट इज पोटेंसी को हम वीर्य बोलते हैं। उसके बाद ये अष्टविध वीर्य आती है हमारी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से जनरली एमसीक्यूज ही पूछे आते हैं, सो ये आप एक बार क्विकली देख लेना इसमें क्या क्या होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विपाक, क्योंकि इस लेक्चर में हम एक तो रैपिड रिविजन कर रहे हैं, प्लस हम सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ही रिवाइज कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विपाक। तो विपाक क्या होता है, सबसे पहले उसकी निरुक्ति। विशेषो जरन निष्ठा काले रस विशेषस्य पाक प्रादुर्भाव विपाक। तो जरन निष्ठा काल मतलब डाइजेशन के बाद जो विशेष प्रकार का रस उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। इसकी परिभाषा जो हमने लास्ट ईयर अष्टांग में याद की थी वही है, जाठरेन अग्निना योगात यदुदेति रसांतरम रसना परिणामन्ते सविपाक इति स्मृतः। तो जठर अग्नि के संयोग से जो रस हमें उत्पन्न होता है पचने के बाद, पचने की क्रिया के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, विपाक। उसके बाद आता है हमारा अवस्था पाक और निष्ठा पाक, दैट इज प्रपाक और विपाक में डिफरेंस। अवस्था पाक क्या होता है, डाइजेशन की स्टेजेस, और विपाक क्या होता है, डाइजेशन के बाद बनने वाला रस। अवस्था पाक में 3 स्टेजेस है, 3 अवस्थाएं हैं, क्या क्या, मधुर, अम्ल और कटु। और हमारा जो निष्ठा पाक है, विपाक है, वो 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। अवस्था पाक जो है वो परिवर्तनशील है, दैट इज कन्वर्टेबल है, स्टेजेस है, पहले फर्स्ट स्टेज आती है मधुर, फिर सेकंड आएगी अम्ल, फिर थर्ड आएगी कटु। लेकिन हमारा विपाक जो है वो अपरिवर्तन, दैट इज कन्वर्टेबल नहीं है। फिर जो हमारा अमाशय में और पक्वाशय में होता है जो अवस्था पाक है, क्योंकि वो जठर अग्नि में जो डाइजेशन हो रहा है जठर अग्नि की वजह से वो होता है। लेकिन हमारा जो विपाक है उसका कोई भी स्थान निर्देशित नहीं है, क्योंकि कुछ आचार्य के द्वारा तो उसमें जठर अग्नि के द्वारा काम हो रहा है, लेकिन कुछ आचार्य के द्वारा उसमें सारी जितनी भी अग्नि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है उनके थ्रू काम होता है। उसके बाद अवस्था पाक में सिर्फ दोषों की वृद्धि होती है, लेकिन जो हमारा विपाक है उसमें दोष की वृद्धि के साथ साथ मल की उत्पत्ति भी होती है। अवस्था पाक हमारा प्रत्यक्ष गम्य है, दैट उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा अनुमान गम्य है। उसके बाद आता है कार्य क्षेत्र में। आचार्य चरक और सुश्रुत ने बोला था कि हमारा जो विपाक है वो धात्व अग्नि, भूत अग्नि और जठर अग्नि सबके द्वारा उस पर एक्शन होता है, लेकिन आचार्य वाग्भट अनुसार सिर्फ जठर अग्नि उन्होंने बताया था। फिर विपाक के प्रकार के बारे में हमारे पास अलग अलग वाद होते हैं। सबसे पहले आता है षड्विध विपाकवाद, कि मतलब 6 विपाक किस किसने बोले थे। उसमें हमारी 2 चीज़ें आती हैं, यथारस विपाकवाद और अनियत विपाकवाद। यथारस विपाकवाद मतलब जो रस होगा वही विपाक होगा, इसको हम नियत विपाकवाद भी बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ कन्फर्म्ड होती है। मधुर रस है तो मधुर विपाक होएगा, अम्ल रस है तो अम्ल विपाक होएगा। जैसे हमारे 6 रस होते हैं वैसे ही हमारे 6 विपाक हैं। उसके बाद आता है हमारा अनियत विपाकवाद। अनियत विपाकवाद में होता है कि हमारे रस तो 6 है और विपाक भी 6 है। रस मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, विपाक भी मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। लेकिन जैसे हमने पहले देखा था यथा रस में कि मधुर रस से मधुर विपाक बन रहा है, वैसे यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है। मधुर रस से मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक कोई भी बन सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मधुर रस से मधुर विपाक ही बनेगा। फिर आता है हमारा पंचविध विपाकवाद। पंचविध विपाकवाद दिया था सुश्रुत ने कि जो हमारे पंच महाभूत होते हैं तो उनके को रिलेशन में पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय, ये हमारे विपाक होते हैं 5। फिर आता है त्रिविध विपाकवाद। त्रिविध विपाकवाद चरक संहिता, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह इन सब में मेंशन है। इसमें क्या होता है, हमारे 3 विपाक होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। तो इन जनरल जो है मधुर विपाक में मधुर और लवण रस आता है, अम्ल विपाक में अम्ल रस आता है और कटु विपाक में कटु तिक्त कषाय रस आता है। लेकिन आचार्य या फिर पराशर मुनि जो थे हमारे, उन्होंने बोला था कि मधुर विपाक में मधुर लवण के साथ साथ तिक्त और कषाय रस भी आ जाते हैं। अम्ल विपाक में सिर्फ अम्ल रस और कटु विपाक में सिर्फ कटु रस। इसको ऐसे याद रखना है कि अम्ल विपाक है तो सिर्फ अम्ल रस, कटु विपाक है तो सिर्फ कटु रस, उसके अलावा जितने भी रस बच गए वो सारे हमारे मधुर विपाक में है। उसके बाद हमने द्विविध विपाकवाद देखा, वो भी आचार्य सुश्रुत ने दिया है।
गुरु और लघु। गुरु हमारा मधुर से हम रिलेट करते हैं और लघु हम कटु से रिलेट करते हैं। सो उसके बाद आता है विपाक का तारतम्य। इसमें हमने देखा था कि जो रस होते हैं विपाक के अंदर, उसमें भी डिपेंड करता है कौन सा रस डोमिनेंट है, कौन सा रस डोमिनेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मधुर विपाक है तो उसमें सीक्वेंस रहती है मधुर, अम्ल, लवण। मधुर सबसे उत्तम रहता है, लवण सबसे इन्फीरियर लेवल पे रहता है। कटु है तो कषाय, कटु, तिक्त, ये हमारा सीक्वेंस रहती है। कषाय सबसे उत्तम और तिक्त सबसे हमारा अवर, दैट इज सबसे हीन। फिर है विपाक की उपलब्धि। विपाक की उपलब्धि इसमें हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान से होती है। उसके बाद आता है रस और विपाक में डिफरेंस। रस जो होता है वो आस्वाद रूप होता है, विपाक जो है वो परिणाम लक्षण है। रस मतलब वो हमें परसीव हुआ, जैसे ही हमने द्रव्य को कंज्यूम किया तो हमें जो टेस्ट आता है उसको हम रस बोलते हैं। विपाक होता है डाइजेशन के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम विपाक बोलते हैं। उसके बाद आता है काल भेग से। रस जो होता है उसका इमीडिएट एक्शन होता है, लेकिन विपाक का डिलेड एक्शन होता है। कर्म रस का लोकल होता है, विपाक का सिस्टमिक कर्म होता है। तो हमारा जो रस है वो शरीर प्लस मन दोनों पे इफेक्ट डालता है, लेकिन विपाक का सिर्फ शरीर पे इफेक्ट मिलता है। और रस की उपलब्धि प्रत्यक्ष दैट इज टेस्ट करके होती है, और विपाक की उपलब्धि अनुमान के द्वारा होती है। उसके बाद विपाक की प्रधानता, कि विपाक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि धातु निर्माण उससे होती है, और हमारे जितने भी आहार औषध के गुण होते हैं वो मतलब वही सब विपाक के अकॉर्डिंग ही हमारी शरीर की जितनी भी धातु होती है वो डिसाइड होती है। तो दिस वाज विपाक टॉपिक। तो अभी तक हमने द्रव्य गुण का इंट्रो देख लिया, द्रव्य कवर कर लिया, गुण कवर कर लिया, वीर्य और विपाक कवर कर लिया। तो फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रस। तो रस में सबसे पहले हमने 4 अर्थ देखे थे रस शब्द के। रस आयुर्वेद में यूज़ होता है एज अ धातु, जो 7 धातु हमारी होती है उसमें सबसे पहली धातु हमारी रस होती है। दूसरा रस पारद में, रस शास्त्र वाले सब्जेक्ट में हम रस यूज़ करते हैं पारद के लिए। तीसरा रस यूज़ होता है कल्पना के लिए, जो स्वरस कल्पना हम पढ़ते हैं पंचविद कषाय कल्पना में, उसमें रस यूज़ हो रहा है एज अ कल्पना। और लास्ट हमारा रस वर्ड यूज़ हो रहा है द्रव्य गुण में, गुण विशेष जो हमारा रस है वो यूज हो रहा है, दैट इज रस्यते अस्वाद्यते रसेन इति रसः। रसन इंद्रिय का जो अर्थ होता है उसको हम रस बोलते हैं। लक्षण क्या है, रसनार्थो रसः, रसन इंद्रिय का जो रस है उसको हम अर्थ बोलते हैं। फिर हमने ये देखा था अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या सीक्वेंस हमने रस की दी थी। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पंचभौतिक आधार। तो मुख्य रूप से जल होता है रस में। फिर पृथ्वी जो है वो जल अनुप्रवेश के कारण होती है, और अमुख्य रूप से रस का समवाय कारण होती है। उसके बाद आता है आकाश, वायु, अग्नि, ये 3 महाभूत रस की सामान्य अभिव्यक्ति तथा वैशिष्ट्य। तो सबसे डोमिनेंट जो है जल होता है, उसके बाद पृथ्वी। बाकी के जो 3 महाभूत हमारे बच गए, आकाश, वायु और अग्नि, ये 3 होते हैं रस की अभिव्यक्ति, दैट इज उसके मतलब एक्सप्रेस होने की एबिलिटी के लिए। और दूसरा होता है उसमें अलग अलग जो रस होते हैं वो फैक्टर्स जो होते हैं वो इन 3 की वजह से होते हैं। फिर है आता है हमारा रस और अनुरस। रस जो होता है वो व्यक्त होता है, दैट इज एक्सप्रेसिबल होता है। अनुरस जो है वो या तो अव्यक्त है या ईषद व्यक्त है, मतलब कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होता। रस जो है वो शुष्क अवस्था में स्थायी होता है, अनुरस जो है वो शुष्क दैट इज ड्राइड फॉर्म में अस्थायी होता है। रस जो है वो आदि दैट इज इनिशियली परसीव होता है, और अनुरस जो है वो अंत में परसीव होता है। उसके बाद हमने देखा था ये रस में महाभूत, रस और महाभूत में क्या क्या चीज़ें होती है। मधुर जो है वो जल और पृथ्वी डोमिनेंट होता है। अम्ल जो है वो पृथ्वी और अग्नि। लवण जो है वो जल और अग्नि। कटु जो है वायु अग्नि। तिक्त वायु आकाश। कषाय वायु और पृथ्वी। तो ये याद करना तो बहुत ईजी है, कटु तिक्त कषाय वायु डोमिनेंट, अग्नि आकाश और पृथ्वी। और मधुर अम्ल लवण में क्या होता है, मधुर जल और पृथ्वी भारी वाले गुण है। अम्ल और लवण में आता है थोड़ा सा चेंज कि चरक और वाग्भट अनुसार अम्ल है पृथ्वी और अग्नि और लवण है जल और अग्नि, लेकिन आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये ऑपोजिट है, अम्ल है जल और अग्नि और लवण है पृथ्वी और अग्नि। उसके बाद हमने देखा था ऋतु और रस कि हमारी 6 ऋतु होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट से स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो मधुर अम्ल लवण, मतलब पहले हमने मधुर लिखा, फिर उससे ऊपर वाले में अम्ल और बीच वाले में लवण, और उसके ऊपर जो हमारा शिशिर, वसंत, ग्रीष्म वाला है उसमें कटु, फिर तिक्त और कषाय। तो मधुर अम्ल लवण,
कटु तिक्त कषाय, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इसमें रस में, रस की उपलब्धि प्रत्यक्ष, दैट इज हमारी टंग से भी हो जाती है, डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान भी हम लगा सकते हैं, और आप्तोपदेश जो आचार्य पहले बोल के गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम इसका लक्षण आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रसों के गुण। तो ये नहीं, इसके नीचे वाली टेबल जो हमने की थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, तो हमारा जो मधुर, अम्ल और लवण होते हैं वो स्निग्ध होते हैं, कटु तिक्त कषाय हमारे रूक्ष होते हैं, और हमने उष्ण रस याद किए थे कल, दैट इज कटु, अम्ल और लवण। तो कटु, अम्ल और लवण हमारे उष्ण होते हैं, बाकी तीनों हमारे शीत होते हैं। गुरु हमारे होते हैं मधुर, लवण और तिक्त, ये हमारे गुरु होते हैं। बाकी के तीन अम्ल, कटु और कषाय हमारे लघु होते हैं। तो हमारे सौम्य, मधुर, कषाय और तिक्त होते हैं, दैट इज हमारे जो वो होते हैं शीत होते हैं। और आग्नेय हमारे कल, दैट इज कटु, अम्ल, लवण होते हैं। स्निग्ध हमारे मधुर, अम्ल, लवण है, और कटु तिक्त कषाय हमारे रूक्ष होते हैं। फिर हमने गुरु देखे, मधुर, लवण और हमारा कषाय, ये हमारे गुरु होते हैं। और अम्ल, कटु और हमारा तिक्त, ये हमारे कटु, अम्ल, तिक्त, ये हमारे गुरु होते हैं, सॉरी ये हमारे लघु होते हैं। और मधुर, तिक्त और कषाय, मधुर, लवण और कषाय हमारे गुरु होते हैं, और अम्ल, कटु और तिक्त हमारे लघु होते हैं। कितना ज़्यादा कंफ्यूजन है इसमें लघु और गुरु में। बाकी स्निग्ध और उष्ण और आग्नेय शीत वाले ये याद करना इजी है, गुरु और लघु याद करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद आता है हमारा यस इंडिविजुअल रस का, हमने देखा था कि क्या क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। अब हर एक गुण का लक्षण, हर एक गुण का इंडिविजुअल सिस्टम वाइज इफेक्ट जो है वो सारा डिटेल्ड में वीडियोस में आ चुका है, वो हम अभी कवर अप नहीं करेंगे। और एक कॉमन जो उनका इफेक्ट होता है धातु पे, दोष पे, वो हम एक बार फटाफट क्विकली देख लेते हैं कि मधुर जो है वो कफ को बढ़ाता है, वात और पित्त को कम करता है। मतलब जितने भी हमारे सौम्य वाले थे, मधुर, अम्ल, लवण, ये सारे कफ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वात को कम कर रहे हैं। कटु तिक्त कषाय जो है हमारे वो वात को बढ़ाएंगे, कफ को कम करेंगे। फिर हमारे जो आग्नेय है कटु, अम्ल और लवण, ये हमारे पित्त को बढ़ाते हैं, बाकी के तीन हमारे पित्त को कम करेंगे। फिर मधुर जो है वो सभी धातु को बढ़ाता है। अम्ल जो है वो भ्रूमण होता है, बुल्य होता है, हृदय, लेकिन शुक्र का नाश करता है। लवण जो है हमारा धातु का क्षय करता है, बॉडी में शिथिलता लेके आता है। कटु धातु क्षय करता है, लेखन कर्म। तिक्त धातु क्षय, मेद वसा मज्जा का शोषक है, उनको ड्राई करता है। कषाय जो है वो भी धातु से, सभी धातुओं का शोषण, सभी धातुओं को सुखा देता है कषाय रस। उसके बाद जो हमारे मधुर, अम्ल, लवण होते हैं, सृष्ट विंड मूत्र मारुत, मतलब वो नॉर्मल जो साम्यक अवस्था होती है मल की वो रखते हैं। और कटु तिक्त कषाय जो है हमारे वो बद्ध विंड मूत्र होते हैं, मतलब कि वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, यूरिन को रोक के रखते हैं और वात को रोक के रखते हैं। मतलब जो भी हमारे वात को बढ़ा रहे हैं वो विंड मूत्र मारुत, इनको बंद, इनको रोक के रख रहे हैं, और जो हमारे वात को कम कर रहे हैं वही हमारे मल की नॉर्मल मूवमेंट रख रहे हैं। उसके बाद ये इंडिविजुअल रस, ये डिटेल में हमने कवर किए थे, ये इस लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रभाव। प्रभाव होता है प्रभावती सामर्थ्य विशिष्टम भवति द्रव्यमनेन इति प्रभाव। तो द्रव्य के अंदर जो विशिष्ट प्रकार की शक्ति, जो विशिष्ट प्रकार के कर्म करने के लिए जो वो सामर्थ्य कैपेबल बन पाता है, वो बन पाता है प्रभाव की वजह से। तो जिसके द्वारा द्रव्य में विशिष्ट सामर्थ्य, शक्ति हो कोई कार्य करने की, उसे प्रभाव कहते हैं। प्रभाव की परिभाषा क्या है? रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणाम च एव प्रभाव तस्य सस्मृतः। तो अगर दो द्रव्य है, उनके अंदर रस, वीर्य, विपाक ये सब सेम है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग कर्म कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कर्म डिफरेंट कर रहा है कोई द्रव्य, रस, वीर्य, विपाक सेम होने के बावजूद, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रभाव बोलेंगे। उदाहरण क्या है? जैसे दंती और चित्रक, उनमें रस, वीर्य, विपाक सब सेम होता है, लेकिन फिर भी दंती जो है वो विरेचनीय होती है, वो विरेचन कॉज करती है, लेकिन चित्रक ऐसा कुछ नहीं करता। फिर आता है प्रभाव का स्वरूप। तो आचार्य चरक अनुसार द्रव्यगत शक्ति हमारी दो प्रकार की होती है, चिंत्य और अचिंत्य शक्ति। तो आचार्य चरक के अनुसार जो अचिंत्य शक्ति होती है, अचिंत्य मतलब जो अनप्रेडिक्टेबल शक्ति होती है द्रव्य में, कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल एक्शन करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रभाव बोलते हैं। फिर सुश्रुत के अनुसार
उन्होंने अमीमांसा और अचिंत्य शब्द का प्रयोग किया है, और नागार्जुन ने अनअवधारणीय शब्द का प्रयोग किया है प्रभाव के लिए। उसके बाद आता है कि भौतिक संगठन, दैट इज फिजिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे द्रव्य दो टाइप के होते हैं, सामान्य प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। सामान्य प्रत्यारब्ध जब जो हमारा द्रव्य है उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसके अंदर जो महाभूत होते हैं वो, और उसके जो रस गुण वीर्य विपाक है उनके जो महाभूत है वो सिमिलर हो, उसको हम बोलेंगे सामान्य प्रत्यारब्ध। और अगर वो डिफरेंट हो उसको हम बोलते हैं विचित्र प्रत्यारब्ध। उदाहरण क्या है, जैसे गोधूम है, उसका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो पृथ्वी और जल होता है, उसमें मधुर रस मधुर विपाक शीत वीर्य है, वो भी पृथ्वी और जल है, तो सेम कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब सामान्य प्रत्यारब्ध। सैंधव है, पृथ्वी और जल उसकी मतलब इन नेचुरल जो है वो पृथ्वी और तेज होता है, लेकिन उसकी शीत वीर्य है जिसकी कॉम्पोजिशन है पृथ्वी और जल, तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आता है विचित्र प्रत्यारब्ध और प्रभाव में डिफरेंस। विचित्र प्रत्यारब्ध जो है वो द्रव्यगत होता है, मतलब द्रव्य की फिजिकल कॉम्पोजिशन से हमें पता चलता है कि विचित्र प्रत्यारब्ध है। अगर वो डिफरेंट हुई उसकी क्वालिटीज से तो मतलब विचित्र प्रत्यारब्ध है। और प्रभाव कर्मगत होता है कि अगर डिफरेंट कर्म वो कोई यूनिक कर्म कर रहा है उसको हम प्रभाव बोलते हैं। तो विचित्र प्रत्यारब्ध का ज्ञान रस वीर्य विपाक से होता है, प्रभाव का ज्ञान कर्म से होता है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक द्रव्य गुण में कर्म बचता है, इसको भी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कर्म की निरुक्ति क्या है, क्रियते इति कर्म, जो भी कुछ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। परिभाषा, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, जो भी प्रयत्न आदि की के द्वारा की गई चेष्टा या क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। लक्षण क्या है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यद अपेक्षते। इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था कि जैसे हमने हरितकी कंज्यूम की, तो हरितकी का संयोग होता है, हरितकी कंबाइन करती है हमारी इंटेस्टाइन से, फिर हमारे इंटेस्टाइन से मल का वियोग हो रहा है, मतलब मल का विभाग हो रहा है, मल हमारी बॉडी से दूर हो रहा है, तो हरितकी का संयोग हुआ हमारी आंत्र से, मल का विभाग हुआ हमारी आंत्र से, इसका कर्म क्या हुआ, इस कर्म को हम विरेचनीय कर्म बोलेंगे। तो इसमें संयोग हमने देख लिया, विभाग हमने देख लिया, कर्म क्रिया जो हुई वो है विरेचनीय क्रिया, तो ये हो गया। उसके बाद आता है भेद, तो कर्म के अलग अलग भेद होते हैं। कारिकावली के अनुसार 5 भेद होते हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। फिर चरक अनुसार 5 कर्म उन्होंने बताए, वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन, बस्ती और नस्य। द्रव्य के मुख्य उन्होंने 6 कर्म बताए, लंघन, ब्रूहन, रूक्षण, स्तंभन, स्नेहन और स्वेदन। फिर आता है अधिष्ठान के अनुसार कर्म हमारे 3 टाइप के होते हैं। स्थानिक, मतलब जो एक लोकल इफेक्ट देते हैं कि हमने लोकली कोई एक्शन कंज्यूम, लोकली कोई एक्शन हमें कराना है तो। फिर आता है सार्वदेहिक, जो पूरे शरीर पे लिए होता है, और विशेष कर्म जो एक पर्टिकुलर जैसे प्रभाव की वजह से होता है वो। फिर आधुनिक, दैट इज मॉडर्न के अकॉर्डिंग कर्म हमारे 2 होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन। उसके बाद आता है हमने जो भी 20 कर्म हमारे सिलेबस में थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे लेक्चर्स में, तो एक बार क्विकली उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दीपन और पाचन में क्या डिफरेंस होता है, दीपन से सिर्फ अग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन से प्रॉपर पाचन का कार्य होता है। दीपन से हमें सिर्फ भूख लगती है, अभ्यवरण, दैट इज भूख की शक्ति बढ़ती है, लेकिन पाचन से जरण, पचाने की शक्ति बढ़ती है। दीपन वायु प्लस अग्नि डोमिनेंट होता है, क्योंकि वायु से ही अग्नि जलती है, मतलब पहले वायु से ही अग्नि जलेगी, और पाचन जो है वो अग्नि प्लस वायु डोमिनेंट होता है, क्योंकि अग्नि रिक्वायर्ड होती है डाइजेशन के लिए। तो उसके बाद थर्ड आता है हमारा संशोधन, संशोधन मतलब शुद्धि करना। तो स्थानात् बहिर्नयेद ऊर्ध्वम अधश्च मल संचयम देह संशोधनम तत्स्यात् देवदाली फलम यथा। तो स्थानात् बहिर मतलब मल का संचित मल जो है, जो एक्यूमुलेटेड मल है, उसको ऊर्ध्व भाग या अधोभाग माउथ के द्वारा या एनस के द्वारा निकालना बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं, संशोधन। इसका एग्जाम्पल है देवताली। फिर आता है हमारा संशमन, न शोध्यति न द्वेष्टि समान दोषाः तद उत्थान समीकरोति विषमान शमन तथ्यथा अमृता। तो शमन में क्या होता है कि ना शोधन हो रहा है, ना दोषों का विरोध हो रहा है, जो बढ़े हुए दोष है उनको सम कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, संशमन, कि बढ़े हुए दोषों की क्रिया को नॉर्मल करना, उनको नॉर्मल लेवल पे लेके आना, और बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे, बस बढ़े हुए दोषों को कम कर रहे हैं। एग्जाम्पल अमृता। फिर आता है नेक्स्ट कर्म हमारा अनुलोमन। अनुलोमन में क्या होता है,
कृत्वा पाकम मलानाम यद भित्वा बंधनम अधो नयेत तच अनुलोमन गेयम यथा प्रोक्ता हरितकी। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पाक मल को पका के उसके जो बंध है, उसकी जो गांठें हैं उनको तोड़ के अधो भाग से अगर हम निकाल रहे हैं उसको हम अनुलोमन बोलते हैं। एग्जाम्पल हरित की। फिर हमारा आता है स्त्रंसन। पक्तव्यम यद अपक्वत्वेव श्लिष्टम कोष्ठे मल आदिकम नियत अधः स्त्रंसनम तद यथा स्याद कृतमालक। तो इसमें क्या होता है, पकने योग्य मल को, जो भी मल हमारी कोष्ठ से चिपका हुआ है और जो पकने योग्य है उसको बिना पकाए हुए अगर हम नीचे की तरफ से निकाल रहे, मतलब एनस के थ्रू निकाल रहे हैं, उसको हम स्त्रंसन बोलते हैं। एग्जाम्पल कृतमालक। फिर आता है भेदन। मल आदिकम अबद्धम च बद्धम या वा पिंडतम, कि मल के अगर बद्ध है, गांठें हैं या अबद्ध फॉर्म में है या उसके पिंड बने हुए हैं, उनको तोड़ के भिदवा दैट इज तोड़ के डाउनवर्ड्स दैट इज अधः पात्यति, डाउनवर्ड्स हम उसको मूव करके बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं भेदन। एग्जाम्पल कटुकी। फिर आता है विरेचन। विपक्वम यदि पक्वम वा मलादि द्रवताम नयत, कि पका हुआ मल या बिना पके हुए मल को वेग पूर्वक द्रव करके अगर हम बाहर निकाल रहे हैं उसको हम विरेचन बोल रहे हैं। एग्जाम्पल इसमें तीव्रता। फिर आता है छेदन। श्लिष्टान कफादिकान दोषान उन्मूल्यति यद बलात् छेदनम तद्यदा शारा मरचानी शीलाजतु। तो जो चिपका हुआ कफ आदि जो भी दोष हमारी चिपके हुए हैं उनको बलपूर्वक निकालना बाहर, उसको हम छेदन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें शाद मरच और शीलाजतु। फिर आता है लेखन। धातून मलान वा देहस्य विशोष्य उत्लेखेच यत् लेखनम तद्यदा शौद्रम नीरम उष्णम वचायव। तो धातु मल को देह से मतलब शरीर के धातु और मल के द्रव को सुखा के फिर उसको खरोच के बाहर निकाल रहे हैं, स्क्रैप करके बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम लेखन कर्म बोल रहे हैं। एग्जाम्पल्स इसमें नीरम उष्णा गर्म पानी हमारा हो गया, शौद्र हनी हो गया, वचा हो गया और यवा हो गया। अगर आपको किसी भी कर्म में डाउट आ रहा है तो एक डिटेल्ड लेक्चर कर्म के 3 पार्ट्स में दैट टू अपलोडेड है चैनल पे ऑलरेडी। ये एक क्विक रैपिड रिवीजन चल रही है जिसमें हम क्विकली श्लोक रीड कर रहे हैं, उसका मतलब देख रहे हैं। ये बस रिवीजन पर्पस के लिए है, समझने के लिए इंडिविजुअल डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। नेक्स्ट आता है ग्राही कर्म। तो ग्राही में क्या होता है, दीपनम पाचनम यद स्याद उष्ण तत्वात द्रव शोषकम ग्राही तच यथा शुंठी जीरा गज पिपली। ग्राही में क्या करते हैं, उसके उष्ण गुण की वजह से जो हमारा मल वगैरह उसका जो लिक्विड पार्ट है उसको हम सुखा लेते हैं। फिर आता है स्तंभन। स्तंभन में क्या करते हैं, पृथ्वी महाभूत की वजह से, गुरुता की वजह से उसको उसके मूवमेंट को अवरुद्ध करते हैं, उसको रोकते हैं। उसके बाद ग्राही और स्तंभन में डिफरेंस क्या था, ग्राही होता है उष्णता की वजह से और स्तंभन होता है शीत दैट इज पृथ्वी की वजह से, गुरुता। मतलब मेन हमने एक समझने के लिए देखा था, ग्राही में हम बॉईल करके पानी सुखा रहे हैं तो उसको गाढ़ा बना रहे हैं, स्तंभन में हम उसको फ्रीज करके गाढ़ा बना रहे हैं। दोनों में जो मल की मूवमेंट है वो रुकती है। फिर आता है मतकारी। मतकारी में क्या है, बुद्धि जो है वो लुम्पति, मतलब बुद्धि जो है वो उसका काम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, उसको हम मतकारी द्रव्य बोलते हैं। तमोगुण प्रधान होती है, जैसे मध्य हो गए, सुरा हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा प्रमाथि। प्रमाथि में क्या होता है, जो द्रव्य अपने वीर्य से स्रोतों के मल को बाहर निकाल देते हैं उसे प्रमाथि कहते हैं। तो निज वीर्य के द्वारा जो द्रव्य स्रोतों के मल को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब स्रोतस को क्लियर कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रमाथि। उसके बाद अभिशंति, ये प्रमाथि का ऑपोजिट है। प्रमाथि स्रोतस को क्लियर करता है, अभिशंति स्रोतस के मुख को अवरुद्ध करता है। तो पिछलता और गौरवता के कारण जो स्रोतस जैसे रस वह सिरा हो गए उनको रुद्ध करता है, अब उनके मुख को बंद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिशंधि बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका दही। फिर आता है हमारा व्यवायी कर्म। व्यवायी में क्या होता है कि जो पहले सर्व शरीर में व्याप्त हो जाए उसके पश्चात उसका पाक हो। जनरली एक सीक्वेंस हमारी क्या रहती है, हम कुछ भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। लेकिन व्यवायी में क्या होता है, वो पहले बॉडी में फैलता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है। पूर्वम व्याप्य अखिलम कायम ततः पाकम च गच्छितम, पहले वो पूरे शरीर में फैलेगा, उसके बाद उसका पाक होएगा। उस कर्म को हम क्या बोल रहे हैं, व्यवायी। एग्जाम्पल भंग दैट इज भांग, फेन हो गया, ये सारी चीज़ें।
फिर विकासी, विकासी में क्या है, संधि बंधास्तु शिथिलान्य करोति विकासी तत्। तो विकासी कर्म में क्या होता है, संधि बंध जो हमारे हैं वो शिथिल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रसायन। तो रसायनम च तज गेयम य जरा व्याधि नाशनम। तो रसायन कर्म में क्या होता है, जरा दैट इज एज और व्याधि डिजीज का नाश होता है, जैसे अमृता, रुदंती, गुगुल और हरित की ये एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद वाजीकरण, यस्मात् द्रव्याद भवेत स्त्रीषु हर्षो वाजीकरण च तत् यथा नागबल्ला, स्यूर बीज और कपिकच्चू। तो इसमें हमने देखा कि जिससे मतलब हमारे सेक्शुअल पावर्स इंक्रीज हो रही है उसको हम वाजीकरण बोल रहे हैं, एग्जाम्पल नागबल्ला और कपिकच्चू। फिर मेध्य, मेधाय हितम मेध्य, जो भी मेधा के लिए हित होता है, हमारी ब्रेन के लिए हित होता है, उसको हम मेध्य बोलते हैं। सो इसके साथ ही आपका कर्म भी कंप्लीट होता है और हमारे द्रव्य गुण के टर्म 1 के सारे टॉपिक्स एक बार क्विकली हमने रिवाइज कर लिए। एक रैपिड रिविजन हो गई पूरे टर्म 1 के टॉपिक्स की द्रव्य गुण में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नोट्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Keep revising and stay tuned for the upcoming lectures. Okay, thank you.